तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया, काफी के मस्त। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? याद करने की कोशिश करो, क्या किया था लास्ट लेक्चर में? हाँ तो भैया, आपने लास्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर का शुरुआत किया था। हमारा चैप्टर नंबर 6 है ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो हमने बेसिक्स देखे थे, 2 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, आई होप तुम पढ़ रहे होगे, तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। लास्ट क्लास में हमने सवाल भी दिया था और तुम्हें होमवर्क भी दिया था कि तुम्हें सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं, तुम्हें सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आई होप तुमने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो तुम करके आओ, ठीक है? अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस लेक्चर का और आगे के जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं, तो तुम्हें क्या करना है कि जितने भी होमवर्क दिए जा रहे हैं उन्हें तुम्हें करके आना है। ठीक है, होमवर्क्स को करके आना है, सवाल सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और हमने बुक का प्रेफरेंस भी दे रखा है कि तुम एनसीईआरटी अगर सॉल्व कर लेते हो, तुम्हें अगर लगता है कि और सवाल करने हैं, तुम्हें अगर प्रैक्टिस अपना और बूस्टअप करना है, तो तुम आर एस अग्रवाल हो गया या फिर आर डी शर्मा हो गया, ऐसे बुक्स को सॉल्व कर सकते हो। तो होता क्या है कि अगर तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा मैथमेटिक्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है? और तुम उतना ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाओगे। जैसे कि कुछ कुछ बच्चों को लगता है कि भैया इतना ज़्यादा सवाल मिल जाता है एग्जाम में और इतना कम टाइम होता है, हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखो, उसमें लैक ये करता है कि तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं होता है। तो प्रैक्टिस नहीं होता है तो क्या होता है, तुम जब जाते हो एग्जाम हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, तब जब तुम बैठते हो तो तुम्हें लगता है कि ये तो कंसेप्ट मुझे पता है, लेकिन जब तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं होता है तो तुम सवाल को तेजी से सॉल्व नहीं कर पाते हो। समझ आ रहा है? अगर तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा होगा, अगर तुम बहुत सारे सवाल बना कर जाओगे, तो ऑलरेडी तुम्हें पता होगा कि कैसे कैसे जाना है। तो मैंने एक बार अपने पीछे वाले लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस किया था कि जैसे कोई कंसेप्ट होता है, वो जैसे तुम्हारे दिमाग में रहता है, वैसे ही अगर उस चीज़ को तुम लिख कर प्रैक्टिस करते हो, तुम उसे जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, उस कंसेप्ट से या फिर उस थियोरी से रिलेटेड सवाल को अगर तुम जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे हाथ को भी याद रहता है। तो देखो, होता क्या है कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में तुम प्रैक्टिस करके जाओगे, बहुत सारे सवाल को लगा कर जाओगे, बहुत सारे सवाल सॉल्व कर कर जाओगे, तो तुम्हारा प्लस पॉइंट ये होगा कि तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से पता है, तुम्हें सवाल को सॉल्व करना आता है। नो डाउट ये उसको भी आता होगा जो प्रैक्टिस नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हारे में प्लस पॉइंट ये होगा कि तुम्हारे हाथ को भी हल्का फुल्का याद होगा कि इस सवाल को आगे लेकर कैसे जाना है। समझ आया? उनको हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन तुम अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो तुमको टाइम नहीं लगेगा सवाल को सॉल्व करने में। समझ आ गया? तो इसी छोटे से स्टेटमेंट या छोटे से मोटिवेशन के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, अपना लेक्चर नंबर 3। और जो सा भी लेक्चर है इसे आज स्टार्ट करते हैं, हम आगे प्रोसीड करते हैं इस चैप्टर में। फाइन। तो आज हम लेक्चर में देखने क्या वाले हैं, कुछ नए चीज़ों को सुनेंगे, कुछ नए टर्म्स है तुम्हारे लिए, उन चीज़ों को पहले समझेंगे कि वो होते क्या हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ ऑक्सियम्स डिस्कस करेंगे, उस ऑक्सियम से कुछ थियरम्स को हम प्रूव करेंगे, कुछ थियरम्स को डिस्कस करेंगे, उनके स्टेटमेंट्स को समझेंगे, उनके स्टेटमेंट्स को प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। और उसके बाद हो सकता है अगर थोड़ा सा टाइम और बच जाए तो, अगर इफ टाइम परमिट्स, तो आगे हम एक एग्जाम्पल करेंगे। और उसके बाद तुम्हें जो होमवर्क दिया जाएगा, तुम उस होमवर्क को करके आओगे अगले लेक्चर से पहले। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है? जो भी होमवर्क दिया जाता है तुम उसे करके आना, तुम्हारा मैथमेटिक्स ऐसे ही नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। ऐसे नहीं होता कि भैया कुछ कर नहीं रहे हैं, बस लेक्चर देख रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं लेक्चर को, जो भी भैया बोल रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ, सारे फेयर नोट्स बना रहा हूँ। तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है? तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाबू, ठीक है? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे यार मैथ्स में। समझ रहे हो? मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा लेवल अप होगा मैथमेटिक्स में, उतना ज़्यादा तुम अपने आप को मिक्स कर पाओगे मैथमेटिक्स के साथ, उतना ज़्यादा रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है? तो इसी छोटे से मोटिवेशन के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होते हैं। आज हम यही सब देखने वाले हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इनके दो टाइप्स, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, उनमें रिलेशन क्या होता है, ठीक है? इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल किसे बोलते हैं या को इंटीरियर एंगल्स किसे बोलते हैं,
अगर दो लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट कर रहा हो, तो इन सब चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले, ठीक है। और कुछ एक दो ऑक्सियम्स और फिर तीन चार थ्योरम्स को हम पढ़ने वाले हैं और उन्हें प्रूव करने वाले हैं। जितना हो पाता है आज के लेक्चर में उतना हम देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज मूव ऑन करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की ओर। अपने पेटी को टाइट कर लो यार, टेबल चेयर लेकर बैठ जाओ, अपने नोटबुक खोल लो और अच्छे से ध्यान से लेक्चर को सुनो। जो भी चीज बोला जाता है उसे नोट करो और अच्छे से आगे बढ़ो, ठीक है। मैथमेटिक्स को एकदम बूम कर दो। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल, ये हमारा हेडिंग है आज का। सबसे पहले टॉपिक को हम आज डिस्कस करने वाले। थोड़ा सा वेट कम कर लेते हैं यार अपने पेन का। बहुत बढ़िया। चलो, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, होता क्या है? तो पैरेलल लाइंस तो तुमने देख रखा है, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। आई होप तुम्हें पता होगा पैरेलल लाइंस क्या होता है। एक बार फिर से हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, छोटा सा रिकैप लेके चलते हैं कि पैरेलल लाइंस होते क्या है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, बढ़िया सा कलर, कोई सा भी कोई सा भी कोई सा भी। चलो व्हाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा एक लाइन। सॉरी, कहाँ गया यार, लाइन कहाँ गायब हो जा रहा है बिना बोले हुए। ये एक लाइन हो गया, ये तुम्हारा हो गया दूसरा लाइन। बहुत बढ़िया भैया। चलो लाइन का नाम दे देते हैं। मान लो इस लाइन का नाम है, इस लाइन का नाम है L, दूसरे वाली लाइन का नाम है M, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल कब होते हैं? तो दो लाइंस पैरेलल तब होते हैं जब वो इन्फिनिटी पर भी तुम चले जाओ तो वो लाइन एक दूसरे को कभी मीट नहीं कर रहे होंगे। माइनस इन्फिनिटी पर भी चले जाओगे फिर भी वो मीट नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसे लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते हैं, उन दो लाइंस को हम बोलते हैं कि दोस टू लाइंस आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस, ठीक है। प्यारा सा छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस if they never ever intersect with each other, ठीक है। दो ऐसे लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी कट ना कर रहे हो, किसी भी पॉइंट पर कट ना कर रहे हो, कहीं पर भी मीट ना कर रहे हो, तो उन दो लाइंस को हम बोलेंगे कि दोस टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। दूसरी बात अगर हम लेकर चलें इन दो पैरेलल लाइंस के दूसरे प्रॉपर्टी को अगर हम देखें, तो दो अगर लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मान लो यहाँ पर अगर हम इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वही डिस्टेंस यहाँ पर हम मेजर करते हैं, वही डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर मेजर करते हैं, तो ये दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है। मान लो ये वाला डिस्टेंस 2 है, 2 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस भी 2 मीटर होगा, ये वाला डिस्टेंस भी 2 मीटर होगा। इन्फिनिटी पर जाके तुम मेजर करोगे इन दोनों लाइन के बीच के डिस्टेंस को, तो वो भी 2 मीटर ही होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस का, ठीक है। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यहाँ तक समझ आ गया? अब हम आगे मूव करते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस की ओर। इसे मिटा लेते हैं, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, ऐसे रब कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, प्यारा सा कलर। एक और लाइन बनाते हैं। चलो ये हो गया तुम्हारा एक और लाइन। अब देखो, तो ट्रांसवर्सल लाइन उस लाइन को बोलते हैं जो किसी भी दो लाइन को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा हो, ठीक है। तो मान लो इस वाले लाइन का तुम्हारा नाम है, इस वाले लाइन का मान लो हम नाम ले लेते हैं के, ठीक है। ये के है हमारा लाइन, ये जो रेड वाला हमारा लाइन है इसका नाम है के, और ये जो दो पैरेलल लाइंस है इसका नाम है एल और एम। अब देखो ये जो के लाइन है हमारा, वो एल को कहां पर कट कर रहा है भैया? यहाँ पर कट कर रहा है। और एम को कहां पर कट कर रहा है? एम को यहाँ पर कट कर रहा है भैया। मान लो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए,
इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। तो ये जो के लाइन है तुम्हारा, वो एल को ए पर कट कर रहा है और एम को बी पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर के क्या हो जाएगा तुम्हारा, के इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो के इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि वो लाइन जो किसी भी दो लाइंस को दो पॉइंट्स पर कट कर रहा हो, उसे हम बोलेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन है वो। फाइन, यहां तक समझ आ गया? ट्रांसवर्सल लाइन समझ आ गया, पैरेलल लाइन समझ आ गया। अब चलो आगे मूव करते हैं। देखो हमने अभी देखा कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो दो पैरेलल लाइंस होंगे उनको जो कट कर रहा होगा वही ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ठीक है, मान लो एक ऐसा लाइन है तुम्हारे पास, ठीक है, ये एक दूसरा लाइन है तुम्हारे पास। अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है ना, क्यों? ये दोनों लाइंस पैरेलल क्यों नहीं है? वो इसलिए भैया क्योंकि इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। देखो यहाँ पर थोड़ा छोटा था, आगे गए तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, और आगे गए तो ये थोड़ा और बड़ा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि एक पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। तो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस नहीं है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि these lines are not parallel because when extended मतलब होता है कि इसे आगे प्रोड्यूस करना। ठीक है, when extended they meet at a point। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? तो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस नहीं है। अब देखो इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाते हैं, प्यारा सा एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाते हैं। चलो एक मिनट, ये हो गया तुम्हारा एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो मान लो इस लाइन का नाम है एल, इस लाइन का नाम है एम, और इस लाइन का नाम है एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एन क्या है तुम्हारा, यहाँ पर एन एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये वाला पॉइंट मान लो है ए, इस वाले पॉइंट का नाम है मान लो बी। ये ए और बी क्या है तुम्हारा, इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो एन तुम्हारा ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो लाइंस जो कि हैं एल और एम, इन दोनों को दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है जिनका नाम है ए और बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ आ गया? पैरेलल लाइन समझ आ गया, नॉन पैरेलल लाइन समझ आ गया, ट्रांसवर्सल लाइन समझ आ गया। यहां तक सब कुछ क्लियर है? अगर कुछ भी डाउट हो तो तुम पीछे रिमाइंड कर सकते हो इस वीडियो को, इस वीडियो लेक्चर को, और फिर से इन चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो तुम कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हो, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे तुम उस चीज को मेंशन कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम जो भी सवाल सॉल्व करते हो तो हो सकता है कि तुम्हें कोई डिफिकल्टी आ रहा हो कि ये वाला सवाल समझ नहीं आ रहा, उसका सॉल्यूशन देख रहे हो फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो उस चीज को क्या कर सकते हो तुम, उस चीज पे सबसे पहले अपना टाइम दो, सवाल को समझो। ठीक है, इसके लिए हम अलग से एक 5 या 10 मिनट का वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे कि सवाल को डील कैसे करते हैं। फाइन, सवाल को समझते कैसे हैं, उसे कैसे करते हैं, बेस्ट टेक्निक क्या होता है सवाल को सॉल्व करने का, सबसे बेस्टेस्ट मेथड को हम डिस्कस करेंगे वहां पर। और उसके बाद आई होप कि बेस्ट, अब एकदम पॉसिबिलिटी 100% पॉसिबिलिटी है कि उस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा जो एफिशिएंसी होगा, तुम्हारा जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो बदल जाएगा, और तुम्हारा जो सोल्यूशन होगा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब तुम एकदम 100% पॉसिबिलिटी है कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करोगे सवाल को, अगर तुम देखोगे उसे सॉल्व करोगे तो। फाइन, इस चीज़ के लिए हम अलग से लेक्चर लेके आएंगे, उसे तुम देखना अच्छे से। ठीक है, चलो अब इसके साथ हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर। अब हम कुछ चीज़ों को देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। ठीक है, प्यारा सा हम दो लाइन बना लेते हैं और एक उस पर ट्रांसवर्सल खींच देते हैं, और फिर इन चीज़ों को समझते हैं कि ये चीज़ होते क्या है। ये हो गया हमारा एक लाइन,
थोड़ा सा घुमा लेते हैं इसे। चलो, ये हो गया हमारा दूसरा लाइन। बहुत बढ़िया। इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन बना लेते हैं। चलो ग्रीन कलर से बनाते हैं, देखते कैसा हो रहा है। ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। फाइन, यहाँ तक समझ आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अब इसे थोड़ा सा नाम दे देते हैं। ये वाला मान लो इसका नाम है एल, इसका नाम है एम और इसका नाम है एन। एन हमारा क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइंस। फाइन। ये वाला पॉइंट क्या है? इस पॉइंट का नाम मान लो हम दे देते हैं ए। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसका नाम है ए। ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है हमारा बी। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो चलो जस्ट अ मिनट, एक मिनट। अच्छे से समझना है तो हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों को रिमूव कर देते हैं और फिर अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एंगल्स का नाम दे देते हैं। मान लो ये वाला एंगल है 1, इस वाले एंगल का नाम है 2, इस वाले एंगल का नाम है 3 और इस वाले एंगल का नाम है 4। कलर चेंज कर लेते हैं। मान लो इस वाले एंगल का नाम है 5, ये वाले एंगल का नाम है 6, ये वाले एंगल का नाम है 7 और ये वाला जो एंगल है हमारा लास्ट वाला, इसका नाम है 8। ठीक है, हमने नामकरण कर दिया। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है, इनका हमने नामकरण कर दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 को देखो और एंगल 5 को देखो। ठीक है, एंगल 2 को देखो और एंगल 6 को देखो। एंगल 4 को देखो और एंगल 8 को देखो। एंगल 3 को देखो और एंगल 7 को देखो। ये जो चार पेयर्स हैं हमारे, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, these all four pairs are called as corresponding angles। ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ये चार जो पेयर्स बन रहे हैं हमारे, ये हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इन्हें भी आप शो भी करा दो। देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला किसके करस्पॉन्डिंग है? इसके करस्पॉन्डिंग है। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। दो लाइन है तुम्हारा, एक है एल, दूसरा है एम। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है तुम्हारा? एन। अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन दोनों लाइंस को कट कर रहा है, तो इन पॉइंट्स के एक साइड पर देखो, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा, इन दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स के एक साइड पर देखो, जैसे इन पॉइंट्स के लेफ्ट साइड पे देखते हैं, तो इन पॉइंट्स के लेफ्ट साइड पे कौन कौन सा एंगल है? 1 है, 4 है, 5 है और 8 है। ये चार एंगल्स है ना। इस पॉइंट और इस पॉइंट के एक साइड पर देखना है। ये वाला पॉइंट है तुम्हारा और ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के हमने लेफ्ट साइड पर सबसे पहले देखा, तो हमें मिला कि चार एंगल है। ये वाला एंगल है, ये 4 एंगल है, ये 5 एंगल है और ये 8 एंगल है। अब देखो तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले हम ट्रांसवर्सल के एक साइड पे चले गए, उसके बाद जो दो लाइंस हैं उनके एक साइड पर जाना है। जैसे एल है और एम है, तो एल के ऊपर देख रहे हो तो एम के भी ऊपर देखो। ठीक है, तो एल के ऊपर देखा हमने। सबसे पहले हमने क्या किया कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पे चले गए, तो हमें चार एंगल मिला, 1, 4, 5 और 8। अब हम क्या करेंगे कि एल और एम लाइन है, तो जैसे हम एल के ऊपर देखेंगे तो एम के भी ऊपर देखेंगे। तो एल के ऊपर देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 1 एन के लेफ्ट साइड पर है और एल के ऊपर है। अब देखो एम, एम के ऊपर देखे तो एम के ऊपर क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो 1 और 5 क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड पे देखते हैं और एल के ऊपर देखते हैं और एम के ऊपर देखते हैं, तो हम ट्रांसवर्सल लाइन सबसे पहले देख लिए, ये एन है हमारा, इसके राइट साइड पर तो चार एंगल है भैया, 2 है, 3 है,
6 है और कौन सा एंगल है, और 7 है। ठीक है, ये 4 एंगल्स हैं। अब क्या करना है कि ये जो दोनों लाइंस गिवन है, ये एल है, एल के ऊपर देखो क्या है, 2 है। एम के भी ऊपर देखना है, अगर एल के ऊपर देख रहे हो तो एम के भी ऊपर देखना है। तो 2 और 6 क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली अगर एल और एम के नीचे देखते हैं राइट साइड पर, तो एल के नीचे क्या है, 3 है, एम के नीचे क्या है, 7 है, और दोनों राइट साइड पर है, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड पर है। तो 3 और 7 क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली अगर ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड पर देखें और दोनों लाइंस के नीचे वाले साइड पर देखें, तो एल के नीचे क्या है, 4 है, एम के नीचे क्या है, 8 है। तो 4 और 8 क्या हो जाएगा तुम्हारा, करस्पॉन्डिंग एंगल। फाइन, समझ आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल कहां से हमने आइडेंटिफाई किया और कैसे इनका पेयर्स निकाला। ठीक है, ये समझ लिया तुमने। अब देखो इसके बाद देखते हैं कि इनमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। सॉरी, वर्टिकली अपोजिट नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। लिखते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कौन कौन से पेयर हैं, यहाँ पर पेयर बनाएंगे हम। अब देखो सबसे पहले पेयर लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, एंगल 4 और एंगल 6, ये हो गया एक पेयर। एंगल 3 और एंगल 5, ये हो गया दूसरा पेयर। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का देखते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इनका अगर हम पेयर देखते हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स में है तुम्हारे एंगल 1 और एंगल 7। ठीक है, दूसरा पेयर है तुम्हारा एंगल 2 और एंगल 8। ठीक है, चलो ये हो गए तुम्हारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। फाइन, अब इन्हें देखते हैं कि ये कौन कौन से पेयर है। 4 और 6, ये तुम्हारा 4 है और यहाँ पर तुम्हारा 6 है। तो बोल रहा है 4 और 6 क्या है, तुम्हारे ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं। 3 और 5, ये 3 है और ये 5 है। 3 और 5 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब देखो इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है। इंटीरियर एंगल लिखा हुआ है, तो इंटीरियर एंगल मतलब क्या हुआ कि अंदर वाला एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, तो इंटीरियर मतलब अंदर वाला। अब देखो ये जो दो लाइंस है तुम्हारे एल और एम, एल और एम लाइंस हैं, तो इन दोनों लाइंस के जो अंदर एंगल्स होंगे ना, वो होंगे इंटीरियर एंगल्स। जो एल और एम लाइन के बाहर एंगल्स होंगे ना, वो होंगे एक्सटीरियर एंगल्स। समझ आ रहा है, एल और एम लाइन के जो अंदर एंगल्स होंगे, जो अंदर होता है वो उसे इंटीरियर बोलते हैं, जो बाहर होता है उसे एक्सटीरियर बोलते हैं। तो एल और एम लाइन के अंदर जो एंगल है वो होगा इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल पे यहाँ पर तुम्हारा चार चीज आ गया, 3, 4, 5 और 6। एक्सटीरियर एंगल में क्या क्या आ गया, 1, 2, 8 और 7, क्योंकि ये बाहर वाले हैं और ये अंदर वाले हैं चारों, ये चारों बाहर वाले हैं। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को देखते हैं। तो ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक लिया उसको छोड़ा फिर दूसरा लिया। ठीक है, एक को पकड़ा उसके बाद दूसरे वाले को छोड़ा और फिर तीसरे वाले को पकड़ा। तो देखो हम यहाँ पर 4 को पकड़ते हैं, 5 को छोड़ा, 6 को पकड़ लिया, तो यहाँ पर 4 और 6 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 5 को पकड़ते हैं, 5 को पकड़ा, 6 को छोड़ा और 3 को पकड़ लिया, तो 5 और 3 क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 6 को पकड़ा, 3 को छोड़ा और 4 को पकड़ लिया, तो 6 और 4 क्या हो गया, देखो 6 और 4, 4 और 6 बोले या फिर 6 और 4 बोले, एक ही तो बात है ना। तो 6 और 4 क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो छोड़ो, 6 को छोड़ दिए, 3 को पकड़ते हैं, 3 को पकड़ा तो इसके बाद है 4, 4 को छोड़ा फिर 5 को पकड़ा, तो 3 और 5 क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 3 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फाइन, यहाँ तक समझ आ गया।
अब देखो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पे पहुंचते हैं। एक्सटीरियर एंगल मतलब लाइन के जो बाहर एंगल लाई कर रहा हो उसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल्स में तो हमारे भैया 4 ऑप्शन है। एंगल 1 भी एक्सटीरियर है, 2 भी है, 8 भी है, 7 भी है। अब इनमें से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? तो मैंने अभी बोला कि ऑल्टरनेट मतलब होता है कि एक को पकड़ा, उसके बाद वाले को छोड़ा और तीसरे वाले को पकड़ा। तो देखो मान लो हम 1 को पकड़ते हैं, इसको छोड़ा और तीसरे वाले को पकड़ा, तो 1 और 7 क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो 1 और 7 है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। चलो ठीक है, अब इसे काट के हम 2 को पकड़ते हैं, 2 को पकड़ा तो इसे हम काट देंगे, तो इसके बाद ये वाला आता है, इसको छोड़ के हम इसको पकड़ेंगे, तो 2 और 7 क्या हो जाएगा? सॉरी 2 और 8 क्या हो जाएगा? 2 और 8 तुम्हारा हो जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली इसको काटते हैं, 7 को पकड़ते हैं, 8 को काट कर 1 को पकड़ते हैं, एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ेंगे, ठीक है? 7 को पकड़ा, 8 को छोड़ा और फिर 1 को पकड़ा, एक को छोड़कर दूसरे को, 7 और 1 क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो 1 और 7 बोले या 7 और 1 बोले एक ही बात है, एक को ही गल है, ठीक है? तो 1 और 7 एक ही चीज है, 7 और 1 बोले तो एक ही चीज है, वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है? समझ आ गया? करस्पॉन्डिंग एंगल समझ आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ आ गया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझ आ गया, पैरेलल लाइन समझ आ गया, नॉन पैरेलल लाइन समझ आ गया, ट्रांसवर्सल लाइन समझ आ गया। यहाँ तक सब चीज क्लियर है? अब देखो आगे मूव ऑन करते हैं और हम पढ़ते हैं अब को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? अब आगे देखते हैं और पढ़ते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। लिखते हैं को इंटीरियर एंगल्स, या फिर इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है अलाइड एंगल्स। बड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा नाम है भैया, इतना टेढ़ा टेढ़ा नाम याद कैसे रहता है? इतना टेढ़ा टेढ़ा नाम याद कैसे रहेगा एग्जाम में? देखो, तो यही चीज तो हम डिस्कस कर रहे थे ना अभी कुछ देर पहले, जैसे हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था। जितना प्रैक्टिस करोगे उसका मतलब हुआ उतना सवाल सॉल्व करोगे, जितना सवाल सॉल्व करोगे उतना ज्यादा तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, जितना ज्यादा अंग्रेजी पढ़ोगे सवाल का उतना ज्यादा तुमको अंग्रेजी समझना पड़ेगा। तुम्हारे लिए ये चीज जरूरी ही है कि तुमको करना ही है, तुमको सवाल सॉल्व करना ही है, उससे तुम भाग नहीं सकते। तो तुमको जब अंग्रेजी जबरदस्ती पढ़ना ही पड़ेगा तो उनमें जो लिखा हुआ टर्म रहेगा वो तुम्हें धीरे धीरे चीजें मतलब रिकैप होती जाएंगी, धीरे धीरे चीजें समझ आती जाएंगी। तुम सवाल को सॉल्व करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, वैसे वैसे जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी थियरी है, वो सब कुछ तुमको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि तुम्हारा पूरा चैप्टर का जितना भी टर्म है, जितना भी थियरम है, ऑक्सियम है, फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, वो सब तुमको याद रह जाता है, ठीक है? तो यही होता है सबसे बड़ा चीज मैथमेटिक्स में। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना ही नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो इसका और नाम समझते हैं, को इंटीरियर एंगल, अलाइड एंगल्स, या फिर इसको हम बोलते हैं कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? अब देखो ये क्या होता है, तो पीछे वाले स्लाइड पर अगर हम चलें और यहाँ पर देखें, ऑब्जर्व करते हैं, हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या यहाँ पर होगा, ठीक है? को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? तो देखो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे जाओ, तो मान लो ये ट्रांसवर्सल लाइन है तुम्हारा एन। अब एन के लेफ्ट साइड पे जाओ, तो एन के लेफ्ट साइड में कौन कौन से एंगल है? 4 एंगल है। अब इनमें से इंटीरियर एंगल्स पे जाओ, तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 4 और 5 है। तो यही 4 और 5 जो होता है ना वो होता है को इंटीरियर एंगल, ठीक है? 3 और 6 हो जाएगा ना, वो हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड पे गए, उसके बाद इंटीरियर में गए, तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे गए तो 4 ऑप्शन था हमारे पास। 4 में से अब हमने चेक किया कि इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, तो इंटीरियर एंगल सिर्फ 2 था, 4 और 5। तो 4 और 5 क्या हो जाएगा तुम्हारा? को इंटीरियर एंगल, ठीक है? अब ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड पे जाओ सिमिलरली। अब राइट साइड पे गए तो यहां पर भी 4 ऑप्शन है, 2, 3, 6 और 7। 2, 3, 6 और 7। अब इनमें से हमने चेक किया कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, तो उनको पकड़ के निकाला। तो पकड़ के निकाला
तो पता चला कि 3 और 6 जो है हमारा, वो है हमारा इंटीरियर एंगल। तो ये 3 और 6 क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो 4, 5, 3 एंड 6, इसका हम पेयर लिख लेते हैं कलर चेंज करके, 4, 5, 3 and 6, these pairs are co-interior angles। ठीक है, यहां तक सब समझ आ रहा है, सब कुछ क्लियर है एकदम चकाचक मिरर की तरह। अगर साफ नहीं है तो इसे साफ करो, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो लेक्चर को रिवाइंड करो, फिर से देखो, फिर से समझो। फाइन, समझ आ गया यहाँ तक। अब चलो इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं, और अब हम देखेंगे एक ऑक्सियम को पढ़ेंगे। फाइन, एक ऑक्सियम देखते हैं इसके बाद। ऑक्सियम का नंबर है ऑक्सियम नंबर 6.3, क्योंकि हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी 2 ऑक्सियम्स पढ़ रखे हैं। तो ऑक्सियम नंबर है हमारा 6.3। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है। इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines then each pair of corresponding angles is equal। ये बोल रहा है if a transversal, यार ये v क्यों नहीं सर, हाँ ठीक है, if a transversal intersects two parallel lines then each pair of corresponding angles are equal। ठीक है, अब ये बोलना क्या चाहता है, तो देखो इसके अंग्रेजी को हम लोग डिकोड करते हैं, हम समझते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है। बक बक तो कर दिया इतना ज्यादा अंग्रेजी में, अब इसे समझते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, एकदम रद्दी। देखो समझते हैं, कलर चेंज करते बढ़िया सा, 2 लाइन बनाते पैरेलल लाइन, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में देखो बोला है कि 2 पैरेलल लाइन है। ठीक है, देखो ये हो गया तुम्हारा 2 एकदम प्यारा सा क्यूट सा पैरेलल लाइन। कलर चेंज करके एक इसका ट्रांसवर्सल बनाते बढ़िया प्यारा सा। चलो भैया ठीक है, रेड कलर से आपने ट्रांसवर्सल बना दिया इसका। चलो बहुत बढ़िया, नामकरण करते हैं। एल एम, इस वाले लाइन का नाम है एन। एन तुम्हारा है ट्रांसवर्सल लाइन, एल और एम तुम्हारा है पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल, ये जो एन है हमारा, 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ये वाला मान लो एंगल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा। तो मैंने क्या बोला था कि करस्पॉन्डिंग एंगल को अगर देखना है तो सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पे जाओ। ठीक है भैया, तो ये जो हमारा एन ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके हम लेफ्ट साइड पे आ गए। अब बोलिए भैया आगे क्या करना है, तो जो दोनों पैरेलल लाइंस है या फिर जो दोनों गिवन लाइंस हैं, उनके एक साइड पर जाओ। तो एल के अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो एम के भी ऊपर देखेंगे। इसके सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आ गए, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 4 ऑप्शंस हो गए। अब एल के ऊपर देख रहे हो तो एम के भी ऊपर देखो, तो ये वाला मान लो एंगल 1 है और ये वाला एंगल मान लो 2 है। तो एल के ऊपर देख रहे हैं तो 1 है, एम के ऊपर देख रहे हैं तो 2 है। तो 1 और 2 जो होगा ना तुम्हारा, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये बोल रहा है कि अगर दो ये L और M एक दूसरे के पैरेलल हैं और N ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना, एंगल 1 ये एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये वाला मान लो एंगल 3 है, ये नीचे वाला मान लो एंगल 4 है, तो L के नीचे गए तो 3 है, M के नीचे गए तो 4 है। तो एंगल 3 और एंगल 4 जो होगा ना, बोल रहा है ये वाला थियरम, ये वाला ऑक्सियम बोल रहा है कि 3 और 4 भी क्या होगा,
इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम इसके ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड पर देखते हैं, ये वाला एंगल, मान लो ये वाला एंगल 5 है हमारा और ये वाला एंगल हमारा 6 है, तो 5 क्या है, एल के ऊपर है, एम के ऊपर है, और दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पर है, मतलब राइट साइड पर है। तो ठीक है, 5 और 6 हमारा क्या हो जाएगा, इस ऑक्सियम के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली मान लो ये वाला एंगल तुम्हारा 7 है और ये नीचे वाला एंगल तुम्हारा 8 है, तो एंगल 7 और एंगल 8 भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे चार चीजें यहाँ से रिजल्ट्स निकल के आ गए। ये चार रिजल्ट्स निकल के आ गए तुम्हारे ऑक्सियम नंबर 6.3 से। तो ऑक्सियम नंबर 6.3 यही बोलना चाहता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस का पेयर है तुम्हारे पास और अगर इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा हो, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स बनेंगे वो पेयर्स इक्वल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, 5 और 6 इक्वल है, 7 और 8 इक्वल है। समझ आ गया। ऑक्सियम नंबर 6.4 पे मूव करते हैं हम, लिखते हैं ऑक्सियम नंबर 6.4। ये क्या बोलना चाहता है, if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angle is equal, then the two lines are parallel to each other। लिखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट, इसके बाद इसके अंग्रेजी को डिकोड करेंगे। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा अंग्रेजी, ये बोलना क्या चाहता है। ठीक है, if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other। ठीक है, अब देखो इसे अगर हमें समझना है, ऑक्सियम नंबर 6.4 को समझना है तो बहुत इजी है। अगर ऑक्सियम नंबर 6.3 को समझ चुके हो तो, अगर 6.3 समझ आ गया तो 6.4 उसका जस्ट उल्टा है। उसको तुम अगर आगे से पढ़ रहे हो तो उसे पीछे से पढ़ दो। तो ये है तुम्हारा ऑक्सियम नंबर 6.4। तो 6.3 क्या बोलता था कि अगर तुम्हारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल एक लाइन है जो कि दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, तो उनमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनेंगे वो पेयर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब यहां क्या बोल रहा है कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर इक्वल होंगे, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल जिस लाइन पर बन रहे हैं वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। समझ आया। वहां पर बोल रहा था कि पैरेलल लाइन तुम्हें गिवन था और बोल रहा था कि अगर पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होगा। यहां पर बोल रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, वहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव कराया, मतलब बोला कि प्रूव मतलब इक्वल होगा, और यहां पर बोल रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल पहले से इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल जिस लाइन पर बन रहा है जो कि इक्वल है, तो वो दोनों लाइंस जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसे समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका और इसे डिकोड करते हैं, बोलना क्या चाहता है। ये एक लाइन हो गया तुम्हारा, तुम्हारा दूसरा लाइन हो गया, कलर चेंज करके ट्रांसवर्सल बना लेते हैं। चलो ये तुम्हारा हो गया ट्रांसवर्सल, फाइन। अब तुम्हें ये बोल ये रहा है कि मान लो कि ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, और एंगल जो 1 है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2।
तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन लाइंस, ये मान लो L है, ये M है, ये N है, तो लाइन L इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, लाइन L इज पैरेलल टू M, ठीक है। ये बोलना चाहता है ये कि अगर कोई सा भी करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दोनों लाइंस पे वो जो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यहाँ पर जो दो लाइंस है वो क्या है, L है और M है, तो इसका मतलब क्या हुआ, L विल बी पैरेलल टू M, ठीक है। ये बोलना चाहता है ये ऑप्शन, समझ आ गया। चलो आगे मूव करते हैं। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद है हमारा थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.2। एक थ्योरम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ये हमारा थ्योरम नंबर है 6.2। अब थ्योरम नंबर 6.2 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद इसे प्रूफ भी करेंगे। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सियम था और ये क्या है, थ्योरम है, और थ्योरम का क्या होता है, मैथमेटिकल प्रूफ होता है। इस चीज को हमने डिस्कस कर रखा है, ऑक्सियम, थ्योरम, पोस्टुलेट्स, इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है। चैप्टर नंबर 4 में हमने इस चीज को अच्छे से डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, इसके बाद इसे हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स, एक मिनट यार, कभी कभी क्या होता है ना, पेन नहीं चलता अच्छे से। चलो, इंटरसेक्ट्स, कोई बात नहीं, यहाँ पर इरेजर वाला दिया ऑप्शन, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसे मार के यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इन चीजों का यहाँ पर जगह नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इरेजर भी है, हमारे पास बैक करने वाला ऑप्शन भी है, तो ये चीजें यहाँ पर वैलिड नहीं है, ये चीजें यहाँ पर नहीं चलेंगी, ठीक है। चलो लिखते हैं स्टेटमेंट अपने, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस then each pair of alternate interior angle is equal। अब देख, स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसे पहले समझते हैं कि स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, उसके बाद इसे हम प्रूफ करेंगे ऑक्सियम्स का यूज से, ऑक्सियम्स का हेल्प लेकर, ठीक है। अब देखो बोल क्या रहा है ये कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, तुम्हारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर बनेगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। चलो ठीक है, इसके बाद पे विश्वास करते हैं और हम इसे प्रूव करते हैं कि ये कैसे इक्वल होगा, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा एक लाइन, ये हो गया तुम्हारा दूसरा लाइन, बहुत प्यारा लाइन। अब इसके बाद एक हम इस पर ट्रांसवर्सल बनाते हैं, कलर चेंज करते हुए, मान लो रेड कलर ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा मूव कर दिया, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। चलो अब इसका हम सबसे पहले नाम दे देते हैं, ये मान लो L है, ये है तुम्हारा M, ये है तुम्हारा N। N क्या है तुम्हारा, ट्रांसवर्सल है। L और M क्या है तुम्हारा, पैरेलल लाइन से, ठीक है। L और M पैरेलल है और N क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब देखो ये बोल रहा है कि जो यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, तो मैंने बोला था कि ऑल्टरनेट मतलब एक को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो और फिर तीसरे को पकड़ो। और यहाँ पर क्या है, इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल यहाँ पर क्या है, ये वाला एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये तुम्हारा चौथा है, ठीक है। ये चार इंटीरियर एंगल्स है, 1 2 3 और 4।
अगर हम 1 को पकड़ते हैं, 2 को छोड़ेंगे, 3 को पकड़ेंगे, तो 1 और 3 क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। ये तुम्हारा थ्योरम बोल रहा है। 2 को पकड़ते हैं तो 2 को पकड़े, 3 को छोड़े और 4 को पकड़े, तो 2 और 4 क्या होगा तुम्हारा, एक दूसरे के इक्वल होगा। ये दो पेयर्स बन रहे हैं ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। चलो हम लिख लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ये पेयर बन गया। 1 और 3 इक्वल होगा, 2 और 4 इक्वल होगा। अब इसे हम प्रूव करते हैं ये कैसे होगा। ठीक है, तो हमने पीछे वाले ऑक्सियम में ये पढ़ा कि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो दोनों पैरेलल लाइन के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मान लो हम इस वाले एंगल को स्टडी करते हैं, ये वाला एंगल तुम्हारा, मान लो ये वाले एंगल का नाम है 5, तो 5 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा बताना जरा। तो भैया 5 के करस्पॉन्डिंग तो 4 होगा। तो ऑक्सियम नंबर हम लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, देखना, फ्रॉम ऑक्सियम, हमने पीछे कौन सा ऑक्सियम पढ़ा, ऑक्सियम नंबर 6.3, वी कैन राइट एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 4। कैसे, देखो ये 5 एंगल जो है इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, 4 है ना, है ना। पीछे जाके चेक करो, फिर से पढ़ो अगर समझ नहीं आया कि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उनका पेयर्स कौन कौन सा होता है। ठीक है, रिवाइंड करो लेक्चर को अगर देखो, और या फिर तुमने अगर नोट किया है तो तुम अपने नोटबुक में पीछे पलटो और फिर उसे देखो करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 और 4 जो है यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब 5 और 4 करस्पॉन्डिंग है तो 5 और 4 एक दूसरे के इक्वल होगा। ऑक्सियम नंबर 6.3 से ये चीज हमें आइडेंटिफाइड है और हमने पीछे ये चीज पढ़ रखा था, एक मिनट, चलो, अब हमने पीछे ये चीज पढ़ रखा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर दो लाइन है और ट्रांसवर्सल है, या फिर दो लाइन है एक दूसरे को अगर कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो पेयर होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा है, ये 5 जो है, एंगल 5 को देखो और एंगल 2 को देखो, ये 5 है, ये 2 है। ये हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ रखा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब भी दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर बनता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 5 और 2 क्या है, 5 और 2 एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। अब ये देखो, ये वाला मान लो तुम्हारा इक्वेशन 1 है और ये वाला तुम्हारा इक्वेशन 2 है। तो 1 में बोल रहा है कि 5 जो है 4 के इक्वल है, 2 में बोल रहा है 5 जो है 2 के इक्वल है। तो इससे हम ये लिख सकते हैं क्या कि 4 जो होगा वो भी 2 के इक्वल हो जाएगा ना। समझ आया, हमने इक्वेशन 1 में देखा कि 5 जो है 4 के इक्वल है, इक्वेशन 2 में हमने देखा कि 5 जो है वो 2 के इक्वल है। तो जब LHS दोनों का सेम है तो RHS भी तो दोनों का सेम होगा ना। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वेशन 1 का देखो, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5 है। इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5 है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। तो 4 और 2 भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि 4 और 2 भी इक्वल होने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर 4 और 2 एक दूसरे के इक्वल हैं, तो 4 और 2 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर है ना। हाँ भैया, ये तो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर। तो इन द सिमिलर वे 1 और 3 भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। जैसे हमने 2 और 4 को प्रूफ किया वैसे 1 और 3 भी इक्वल हो जाएगा। तो हमने प्रूफ कर लिया इस चीज को कि थियरम नंबर 6.2 वी हैव सक्सेसफुली मैथमेटिकली प्रूव दिस थियरम दैट द alternate interior angles are equal to each other that are formed
ऑन द बेसिस ऑफ टू पैरेलल लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, समझ आ गया। थ्योरम नंबर 6.2 यहाँ से क्लियर है। अब देखो इसके बाद थ्योरम नंबर 6.3 पे मूव करते हैं, वो हमारा लास्ट होगा इस लेक्चर का, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर 50 मिनट का हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम एक लास्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे, उसे प्रूव करेंगे, और उसके बाद जो भी आगे के थ्योरम से या फिर जो भी आगे के एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करने वाले हैं उसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा था कि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा थियोरेटिकल है बहुत ज़्यादा, तो इसमें थियोरी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, सवाल भी बहुत ज़्यादा है इसमें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। चलो आगे का थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर हमारा है 6.3। तो थ्योरम नंबर 6.3 बोल क्या रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस such that a pair of alternate interior angle is equal then the two lines are parallel। लिखते हैं स्टेटमेंट को, उसके बाद इसे समझेंगे, उसके बाद डिकोड करेंगे कि बोलना क्या चाहता है, उसके बाद इसे समझेंगे, फिर प्रूफ करेंगे। फाइन, चलो स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले। इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that यार कभी कभी पेन काम नहीं करता, ठीक है, तो ज्यादा माइंड नहीं करना है। सच दैट अ पेयर ऑफ alternate interior angle is equal then the two lines are parallel। देखो स्टेटमेंट हमने लिख लिया, अब समझते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है। दो लाइंस बनाते हैं हम, ये हो गया हमारा पहला लाइन, ये हो गया हमारा दूसरा लाइन, तीसरे लाइन का कलर चेंज करके बनाते हैं, ये हो गया हमारा तीसरा लाइन जो कि है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इसका नामकरण करते हैं, ये एल एम एन। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। बोल रहा है कि दो लाइन है, उन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन को ड्रॉ किया गया, और ये ऐसा है कि इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर जो है एक दूसरे के इक्वल है। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, फाइन। अब बोल रहा है, इस थ्योरम में बोल रहा है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये तुम्हें दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि इससे तुम ये बोल सकते हो कि लाइन एल जो है वो लाइन एम के पैरेलल है। ठीक है, बोल रहा है कि लाइन एल जो है लाइन एम के पैरेलल होगा अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। तो देखो इसे देखते हैं कि कैसे हो रहा है ये। जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो इससे हम लिख सकते हैं क्या, मान लो एंगल 1 है और ये वाला एंगल एंगल 3 है, तो दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उन पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो होता है इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अब देखो ये बोल रहा है कि जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, समझ आ रहा है ना, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, ये क्वेश्चन में दे रखा है,
अब यहाँ से हमने बोला कि 1 जो है वो 3 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब 3 जो है वो 2 के इक्वल होगा। क्यों 3 जो है वो 2 के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि 1 जो है वो 2 के इक्वल है, 1 जो है 3 के इक्वल है। यहाँ से देखो ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है ना, तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होगा ना। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। व्हेन LHS is equal RHS will also be equal। ठीक है, ठीक है ना। LHS अगर इक्वल होगा तो RHS भी तो इक्वल होगा ना उसका, तो 2 और 3 इक्वल हो जाएगा। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं कि ऑक्सियम नंबर 6.3 से हमें ये पता है कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो दोनों लाइन के करस्पॉन्डिंग वो बन रहे हैं वो दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं ना ऐसे, जस्ट अ मिनट, कलर चेंज करते हैं और इसे लिखते हैं ऑक्सियम नंबर 6.3 we can write that line L is parallel to M। कैसे? L जो होगा वो M के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑक्सियम नंबर 6.3 में ये डिस्कस कर रखा है, हमने इसे समझ रखा है कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। समझ आ गया? तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं, आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। तो क्या करना है तुम्हें कि अगर पीछे के तुमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो उसे सॉल्व करो, सॉल्व करके आओ। अगर एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं किया तो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो। ये जो तुमने अभी लेक्चर को देखा है इस लेक्चर को फिर से देखो, अगर समझ नहीं आया तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाए। इस लेक्चर को 2 बार देखो, 3 बार देखो, अच्छे से देखो, ठीक है। और जो भी तुमने नोट्स बनाए हैं उन्हें रिवाइज करो, उन्हें पढ़ो, थियरम्स को देखो, उनका प्रूफ देखो, अच्छे से समझो उन्हें, ठीक है। इन चीजों को अगर तुम समझ जाओगे, अगर तुम्हारा थियरी अच्छे से क्लियर होगा तो तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने थियरी अच्छे से पढ़ रखा है। तुम्हारे हर एक चीज जो बैकएंड में चल रहा होगा, तुम्हारे बैकएंड में जो भी चल रहा होगा, जो भी तुम्हारा थॉट प्रोसेस होगा वो तुम्हारा बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। फाइन। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को खत्म करते हैं और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। एकदम मस्त रहो, खाओ पियो, चिल करो, अच्छे से पढ़ो लिखो और मौज करो, ठीक है। टाटा बाय बाय।